क्लास में आपका स्वागत है। हमें अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके पाठ का नाम है। समाज विज्ञान, इसमें राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब इसमें कहा गया है कि हमें राष्ट्र के प्रति कैसी निष्ठा, कैसी भावना रखनी चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि राष्ट्र, अनरेस्ट रेनर के अनुसार उन्होंने क्या कहा राष्ट्र के बारे में कि समान धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। जो समान भाव से भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। तीसरा है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है, नारी के समर्थन में क्या क्या योगदान, चाहे क्या क्या उनकी नीतियाँ थी, इसके बारे में बताया गया है कि स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाया। लुई ऑटो पीटर्स जो महिला थी, इन्होंने नारीवाद के समर्थन में आगे आई। अब कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का क्या विचार था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी और इसमें 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके समस्त भूभाग पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था। जो शासक था वो अपनी बात प्रजा से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता था और ऐसा ही होता चला आ रहा था। उसके बाद से क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र बनाया जाए। अगला कह रहा है कि फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो फ्रेंच की भाषा थी उस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। चौथा है कि उनके फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का विचार था कि स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब रखा जाए। कह रहे हैं कि स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना हो जिसका नाम आगे चल करके जैकोबिन क्लब पड़ा। अगला कह रहा है कि सभी भार तथा किराया की एक जैसी व्यवस्था की। ये नहीं कि किसी का 10 रुपये हो तो किसी का 5, किसी के साथ, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। अगला कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो पहला कारण था निरंकुश राजतंत्र। इस राजतंत्र में लुई 14वां जो था वो काफ़ी दम्भी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। ये बड़ी शान शौकत से राज्य करता था और उसने विशाल सेना का गठन किया जिसमें सामंतों को कठोरतापूर्वक दबाया और साथ ही साथ उन्हें प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया तथा प्रशासन तंत्र का पूर्णतया केंद्रीकरण भी किया। दूसरा कह रहा है कि अयोग्य राजा। जो फ्रांस की राज्य क्रांति की जो राजनीतिक कारण में अयोग्य राजा यानी राजा जो था मनमाने ढंग से अपना काम करता था। लुई 15वें के पश्चात लुई 16वां भी एक अयोग्य शासक साबित हुआ।
उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता का सर्वथा अभाव पाया गया और उसके पूर्वजों ने जो उसे कुछ नहीं सिखाया है, उसके मन में यही था कि हमने कुछ सीखा नहीं और आगे चल कर के यही होता भी है उसके साथ। लुई 16वें जो था विलासी प्रवृत्ति का था, ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था, लेकिन वह काहिल और मूर्ख अवश्य था। वह अपने महल की खिड़की से शिकार खेलने और जलाशयों की मरम्मत करने जैसे निरर्थक कार्यों में मनोरंजन को ढूंढता रहता था। अब बताइए, खिड़की के रास्ते से युद्ध करना, मनोरंजन करना, ये उसकी विलासिता थी। राज्य की समस्या में उसकी कोई रुचि नहीं थी और न इसके लिए वह प्रयास करता था। राजा गद्दी एवं शासन को सदैव हार समझता रहा और उसके मुक्ति पाने की तरकीब सोचता रहा। एक के बाद एक उसने कई मंत्रियों को नियुक्त किया, परंतु दृढ़ विचारों का न होने के कारण उसने सामंतों और रानी की शिकायतों पर भी उन्हें बर्खास्त किया गया। अब लुई 16वें के बाद तीसरा आता है कि मेरी एंतवा एतेन। लुई 16वें की जो पत्नी थी मेरी एंतवा एनेत थी, ये लुई 16वें की पत्नी थी और वह ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। सम्राट जो जोसेफ द्वितीय था उसकी सगी बहन थी। एक बार क्या होता है कि जब फ्रांस में प्रजा रोटी के लिए तरस रही थी कि मुझे खाना चाहिए, खाना, मुझे भोजन चाहिए, तो ये मेरी एंतवा ये नेत्र जो थी उसी रास्ते से जा रही थी। इन्होंने कहा कि जब एक बार लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। बताइए, जब रोटी नहीं मिलता तो इतनी बड़ी कीमती केक कहाँ से आएगा। उनको यही नहीं पता था कि केक और रोटी में क्या अंतर है। उसे इतना भी पता नहीं था कि रोटी से केक अधिक महंगा है और यह आम आदमी के लिए और अधिक कठिन है। उसकी माँ और भाई बराबर यह चेतावनी देते थे कि राजनीति में दखल न दे, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह देश की माली हालात से परिचित नहीं थी, फिर भी राजकाज में हस्तक्षेप करती रहती थी। कौन? जो लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवा एने जो थी वे पूरे राज्य के बारे में नहीं जानती थी। क्या होता है, यदि क्रांति को होने में रानी एक कारण बनी तो क्रांति हो जाने के बाद राजा को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में उसके षड्यंत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि रानी को यही नहीं पता था कि राजकाज को कैसे चलाया जाए। अगला कह रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था, फ्रांस की जो राज्य की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसमें जो था राजा अपनी इच्छा से राजकोष का धन खर्च करता था और राज परिवार का सारा खर्च बिना लेखा जोखा के राजकोष से होता था और इस कार्य में किसी तरह का कहीं से प्रतिबंध नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि राजा ये नहीं सोचता था कि मैं जो खर्च करता हूँ ये राजकोष ये हमारी प्रजा के काम भी आएगा। विलासी प्रवृत्ति का था, जैसे मर्जी वैसे वो धन को खर्च करता था और राजा और उसके दरबारियों को राज्य की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। कह रहे हैं कि तुर्जो, नेकर और मिराबो जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर राज्य को आर्थिक कठिनाइयों से निकालना चाहा तो राजा ने सुविधा प्राप्त सामंतों, पादरियों और रानी की सलाह पर उनकी बातों को अनदेखी कर देता था, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था। कौन? राजा। अब कह रहे हैं
कि फ्रांस राज्य क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो पहला कारण आता है पादरी वर्ग। फ्रांस राज्य की क्रांति के पहला कारण है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग थे ये फ्रांसीसी पुरातन व्यवस्था में पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य माने जाते थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी माने जाते थे। इनके अपने स्वतंत्र संगठन, कानून, न्यायालय और करारोपण के अधिकार थे। कह रहा है कि इनके पास संगठन, कानून, न्यायालय और स्वतंत्र करारोपण के अधिकार थे। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास रहता था और वह आम जनता से टैक्स वसूल करता था, यानी कर। इसकी आमदनी जो थी असीमित थी। पादरियों की आमदनी बढ़ गई थी, इसलिए वे विलासिता में डूबे रहते थे और धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों से उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया था। अब तीसरा कह रहा है कि सामंत वर्ग क्या होता है। इसमें सामंत या अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट कहलाते थे। सामंत वर्ग के अंतर्गत आते अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट कहलाते थे। इन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। सामंत वर्ग के जो लोग थे उनको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। सर्वप्रथम उन्हें क्या था कि किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता। सामंत वर्ग के जो लोग रहते थे उनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और सभी उच्च राजकीय पदों पर केवल उन्हीं की नियुक्ति होती थी। वे फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक भी कहे जाते थे। कौन? सामंत वर्ग के लोग। कह रहे कि सामंत वर्ग के लोग खेत बेचने पर किसानों को बिके खेत का 5वां हिस्सा जागीरदार के रूप में देना पड़ता था। कह रहा है कि खेत बेचने पर किसानों को बिके खेत का जो 5वां हिस्सा होता था उसको जागीरदार को देना पड़ता था। और कह रहा है कि बाहर से आने वाली जो चीजें होती थी वे उस पर कर वसूलते थे, यानी टैक्स लेते थे। और सड़कों और पुलों पर वे टोल टैक्स भी लोगों से उगलवाते थे, यानी लेते थे। अब कह रहा है कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं। मध्यम वर्ग को क्या कहा जाता है? बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। कह रहा है कि फ्रांसीसी साम्राज्य का बुर्जुआ वर्ग जो सर्वाधिक प्रबुद्धताशाली था, जिसमें संपन्न व्यापारी, वकील, लेखक, प्राध्यापक, डॉक्टर इत्यादि आते थे। नेपोलियन ने सेंट हेलेना में सामंत वर्ग के मध्यम वर्ग के अंतर्गत ही जो नेपोलियन होता है वो सेंट हेलेना में सत्य कहा था कि क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। मध्यम वर्ग के अंतर्गत नेपोलियन आता है, वो अपनी बात को रखता है और कहता है कि हेलेना के सत्य ही कहा था कि क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। और मध्यम वर्ग के लोग कुलीनों के साथ सामाजिक समानता प्राप्त करना चाहते थे। उनकी सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करते थे। आई क्रांति के नारों समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व में समानता पर अधिक जोर देते थे। अगला कह रहा है कि दस्तकार एवं मजदूर। फ्रांस के दस्तकारों एवं मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। क्या थी? बहुत दयनीय थी। इसी बीच 1786 ईस्वी में इंग्लैंड से
फ्रांस की ईडेन की संधि होती है और ब्रिटिश सामान को फ्रांस में आने की इजाज़त मिल जाती है। जो दस्तकार में मजदूर थे वो परिणामतः फ्रांसीसी सामान बिकना बंद हो जाता और मजदूर बेकार होने लगे। अकाल और पाले के कारण देहाती मजदूरों की स्थिति दयनीय होती गई। अब आता है नेपोलियन का शासन। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। नेपोलियन का शासन, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जब नेपोलियन आया और उसने फ्रांस पर अपना शासन चलाया और प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित किया। दूसरा कह रहा है कि कानून के सामने सबको नेपोलियन ने बराबर रखा। और तीसरा कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको सुरक्षित रखा ताकि गरीब, महामारी या भूखमरी आने पर लोगों में वितरित किया जाए। चौथा कह रहा है कि भूदासत्व, जो भूमि के जो मालिक थे किसानों को दास के रूप में स्वीकार करते थे और जागीरदारी जो शुल्क से उसने मुक्त कर दिया। कौन? नेपोलियन। और कह रहा है कि सभी वर्ग को समान रखा। अगला कह रहा है कि फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक जैसे आपके आते हैं मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और दिदरो आदि ये फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक थे। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू आता है, जो मॉन्टेस्क्यू जो था पुलिन परिवार में पैदा हुआ था और इंग्लैंड में उसने कुछ वर्ष बिताए थे। मॉन्टेस्क्यू जो था पुलिन परिवार से था और उसने कुछ वर्ष इंग्लैंड में बिताए थे, जिसके कारण वह वहाँ की शासन पद्धति से काफ़ी प्रभावित था। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का बड़े जोर से खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना की। अब दूसरा आता है वॉल्टेयर। फ्रांस के प्रमुख दार्शनिकों में आता है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर जो था वह एक डच पत्रकार तथा व्यंग्यकार भी था। चतुर पत्रकार करने वाला और व्यंग्यकार था, यानी भाषाओं को बढ़ा चढ़ा करके व्यंग्य के रूप में बोलता था। वह जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था। यानी लोगों में विश्वास नहीं करता था और चर्च से काफ़ी चिढ़ा हुआ था। जो उनका धर्म था चर्च, जो फ्रांसीसियों का धर्म था चर्च, उस चर्च से वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में वॉल्टेयर के विचारों को उदार या प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता था, क्योंकि उसे प्रजा के विचारों में तथा सुधार की शक्ति में कतई विश्वास नहीं था। अक्सर सुधार के लिए वह राजा को ही उपयुक्त मानता था। वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक के निरंकुश शासन को एक आदर्श शासन मानता था। कौन? वॉल्टेयर जो था प्रसा का राजा जो फ्रेडरिक के प्रभु निरंकुश शासन को एक आदर्श शासन मानता था और फिर उसने तत्कालीन अव्यवस्था के विरुद्ध रचनाएं भी शुरू की। अब आता है तीसरा रूसो। रूसो जो था एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत साधारण थी। वह लापरवाह एवं घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति था। उसने तर्क के आधार पर फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी और सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भर दी। इसलिए रूसो को क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी सामाजिक समझौता,
सामाजिक समझौता में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा होता है। रूसो जो था उसने बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा होता है और बाद में सभ्यता और संस्थाएं उसे दूषित कर देती हैं। उसने बताया कि जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में ही निहित है, जिसे समान इच्छा कहा जाता है। उसका कहना था कि राजा के कानून को इसी समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं रह गया है, बल्कि वह शासक की इच्छा पर निर्भर रहने लगा है। बस बच्चों इतना ही, अब कल पढ़ाऊंगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और मैं लाइन में लाइन लिखवाऊंगी अगले बार, ठीक।